चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और हर लीडर के लिए ज़रूरी विषय पर बात होने वाली है, बिजनेस पिवट। यानी जब किसी कंपनी को अपनी पुरानी रणनीति बदलकर एक बिल्कुल नई दिशा में जाना पड़े तो उस मुश्किल मोड़ को कैसे पार किया जाए। हम सभी जानते हैं कि जब पुरानी रणनीतियां काम नहीं कर रही हों और एक नया रास्ता चुनना पड़े तो उस बदलाव को सफलतापूर्वक संभालना अपने आप में एक कला है, और आज हम इसी कला को डीकोड करने वाले हैं। इस पूरी रणनीति को हमने 5 साफ और सीधे हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले वर्तमान स्थिति का आकलन, फिर नए विकल्पों का चुनाव, उसके बाद उसे लागू करने का ब्लूप्रिंट, बदलाव से आने वाली बाधाओं का प्रबंधन और अंत में सफलता को मापना और सुधार करना। ये पूरा 15 स्टेप का फ्रेमवर्क एक ऐसा क्लियर रोड मैप देगा जिससे फैसले लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, वर्तमान स्थिति का आकलन। कोई भी नया रास्ता तय करने से पहले यह बेहद जरूरी है कि इस कड़वी सच्चाई का सामना किया जाए कि आज संगठन असल में खड़ा कहाँ है। अगर मौजूदा स्थिति की कमियों और हमारे असली लक्ष्य के बीच के अंतर को देखा जाए तो तस्वीर काफ़ी साफ हो जाती है। मार्केट, प्रोडक्ट, टीम और फाइनेंस से जुड़ी आज की चुनौतियों को जब हम नए रणनीतिक उद्देश्यों के सामने रखते हैं तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है कि नई रणनीति को असल में किस गैप को भरना है। यही वो पुल है जो संगठन को वापस सही रास्ते पर लाएगा। कमियों को पहचानने के बाद उन खास क्षेत्रों पर फोकस करना होता है जहां सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि मार्केट रीपोजिशनिंग, प्रोडक्ट को बेहतर बनाना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तकनीक और इनोवेशन, टैलेंट और लीडरशिप, या फिर वित्तीय अनुशासन। लीडरशिप टीम को यह तय करना ही होगा कि इनमें से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा और पैसा लगाने की जरूरत है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, नए रणनीतिक विकल्पों का चुनाव। ये वो क्रिटिकल स्टेज है जहां हमें अलग अलग संभावित रास्तों को तौलना और परखना होता है। जब अलग अलग विकल्पों को इस तरह आमने सामने रखकर देखा जाता है तो फैसला लेना काफी तार्किक हो जाता है। हर विकल्प के संभावित फायदे क्या हैं, उनके मुख्य जोखिम क्या है, और 1 से 5 के पैमाने पर उनकी फिजिबिलिटी यानी उन्हें लागू करना कितना संभव है, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। इस तरह से चीज़ों को देखने से किसी भी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड को बहुत ही प्रभावी ढंग से तौला जा सकता है। बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, इम्प्लीमेंटेशन ब्लूप्रिंट तैयार करना। ये वो जगह है जहां हाई लेवल ब्रेनस्टॉर्मिंग को छोड़कर विचारों को एक ठोस और ज़मीनी एक्शन प्लान में बदलना होता है। एक मजबूत इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करता है। फेज 1 जो तुरंत किए जाने वाले शॉर्ट टर्म एक्शंस पर फोकस करता है। फेज 2 जिसमें मीडियम टर्म टाइमलाइन और KPI सेट किए जाते हैं। और फिर फेज 3 जहां जिम्मेदार टीमें इसे लंबे समय के लिए सिस्टम का हिस्सा बना देती हैं। क्लियर टाइमलाइन और सटीक KPIs होना बहुत ज़रूरी है, वरना अच्छे से अच्छे प्लान भी ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है रिसोर्स एलोकेशन। किसी भी प्लान को लागू करने के लिए संसाधनों को 4 अहम हिस्सों में बांटना होता है: फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप्स। कोई भी पिवट या टर्न अराउंड इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है कि कोई संगठन अपने बजट और टीम के समय को इन 4 हिस्सों में कितनी समझदारी से बांटता है। हमारा चौथा भाग है बदलाव और बाधाओं का प्रबंधन, यानी इसका मानवीय पहलू। जब भी कोई बिजनेस अपनी दिशा बदलता है तो कुछ घर्षण या रुकावट आना बिल्कुल तय है। चलिए इस उलझी हुई सच्चाई का सामना करते हैं। आखिर रणनीतिक पिवट अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा उस कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं: आंतरिक विरोध। स्ट्रैटेजी कागज पर चाहे कितनी भी शानदार क्यों न लगे, अगर टीम उसे नहीं अपना रही है तो वो कभी जमीन पर नहीं उतरेगी। और ठीक यहीं पर चेंज मैनेजमेंट प्लान ढाल बनकर खड़ा होता है। जब भी संगठनात्मक ढांचे में बदलाव होता है, प्रोसेस बदलते हैं या नई तकनीक आती है तो लोगों का विरोध करना एक स्वाभाविक इंसानी फितरत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस संभावित विरोध को प्रोएक्टिव सपोर्ट मेजर्स और सही संचार योजनाओं के जरिए बहुत आसानी से संभाला जा सकता है। बस ज़रूरत है तो पहले से तैयार रहने की। इस सफ़र में कुछ जानी पहचानी कॉर्पोरेट बाधाएं भी हमारा रास्ता रोकेंगी, जैसे कि बजट की कमी, टैलेंट गैप, बाजार से मिलने वाला शुरुआती रिजेक्शन या फिर ऑपरेशंस में देरी।
जब कंपनी बदलाव के उथल-पुथल से गुजर रही हो, तो इन बाधाओं से निपटने के लिए बैकअप प्लान या मिटिगेशन स्ट्रैटेजी का होना सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि ये कंपनी के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी शर्त है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें भाग पर पहुंच गए हैं, सफलता को मापना और रणनीति में सुधार करना। ये देखना बहुत जरूरी है कि जो मेहनत की गई है, उसका असल में असर क्या हो रहा है। याद रखिए, सफलता को सिर्फ मुनाफे के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी जैसे वित्तीय मैट्रिक्स तो बिल्कुल जरूरी हैं, लेकिन साथ ही कस्टमर एक्सपीरियंस, ब्रांड परसेप्शन और एम्प्लॉय मोरल जैसे मानवीय मैट्रिक्स का ट्रैक रखना भी उतना ही अहम है। इन सब का एक संतुलित मिक्स ही ये बताएगा कि हमारा पिवट असल में कितना सफल रहा। यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी रणनीति पत्थर की लकीर नहीं होती। ये एक लिविंग फ्रेमवर्क है जो लगातार सांस लेता है और बदलता है। एक बेहतरीन इटरेशन प्लान में 30 दिन का रिव्यू शामिल होता है, ये देखने के लिए कि क्या काम कर रहा है। फिर 90 दिन का रिव्यू, ये जांचने के लिए कि क्या KPI सही दिशा में है। और फिर 6 महीने का रिव्यू, ये तय करने के लिए कि अब क्या नए कदम उठाने हैं। ये अनुशासन ही सब कुछ है। आखिर में ये सब कुछ लॉन्ग टर्म विजन अलाइनमेंट पर आकर टिक जाता है। इस पूरे फ्रेमवर्क का यही निचोड़ है। कोई भी नया कदम, कोई भी बदलाव अंततः संगठन के मूल मिशन, उसके कोर वैल्यूज और लंबे समय के विकास लक्ष्यों के साथ पूरी तरह अलाइन होना चाहिए। अगर हमारी नई रणनीति और हमारे मूल विजन में तालमेल नहीं है, तो सारी मेहनत बेमानी है। तो इस विश्लेषण के अंत में स्रोत सामग्री से लिया गया एक ऐसा सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कौन सी नई रणनीतियां संगठन को अगले चरण में स्थायी विकास और लचीलेपन के लिए सबसे मजबूत स्थिति में ला खड़ा करेंगी? आज हमने जिन टूल्स और फ्रेमवर्क्स पर बात की, वो केवल किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये किसी भी संगठन के भविष्य को फिर से आकार देने वाले शक्तिशाली हथियार हैं। इन्हीं के जरिए एक नई और सफल शुरुआत की जा सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।